नमस्ते दोस्तों, मैं विनायक अंबेकर और आप देख रहे हैं नवभारत 2047 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सन 2024-25 का बजट पेश हुआ। गए कई दिन से बालक बुद्धि नेता और उसके चमचों ने बहुत मेहनत करके इस बजट को गलत ठहराने की कुछ कोशिशें जरूर की है, मगर यदि आपने राजनीति के बाहर के और वित्त विषय में कुछ जानकारी रखने वाले किसी दिग्गजों की कमेंट्री सुनी रहेगी तो उसमें से करीबन सारे लोग इस बजट को देश के लिए बहुत अच्छा बजट मान रहे हैं। वास्तव में यह बजट अपने देश की उज्जवल भविष्य की उद्दिष्ट को सामने रख के बनाया गया है। इस वीडियो में मैं आपको इस बजट की कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। इसका शीर्षक है विकसित भारत की नींव को कायम करने वाला बजट। दोस्तों, चुनाव के नतीजों के बाद पहले सरकार के गठन के बारे में और उसके बाद अब बजट के स्वरूप के बारे में प्रसार माध्यमों में बहुत कुछ कहा जा रहा था। भाजपा को खुद के बहुमत से थोड़ी कम सीटें मिलने के कारणवश उनको उनकी खुद की नीतियों के अनुसार काम करना मुश्किल होगा, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। मगर मंत्रिमंडल के गठन में हो या अभी अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में हो, मोदी सरकार अपनी सभी पुरानी नीतियों को कायम रखने में सफल हुई है। यह मोदी जी के टीम की पॉलिटिकल मैनेजमेंट की यानी राजनैतिक व्यवस्थापन की बड़ी सफलता है। इसी कारण मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के अंत में फरवरी 2024 में मोदी सरकार ने सादर किए हुए अंतरिम बजट की सभी योजनाओं को कायम रखकर और उसमें सकारात्मक योजनाओं को जोड़ने में मोदी सरकार पूरी तरह से सफल हुई है। यह सफलता इस बजट की पहली विशेष बात है। तो अभी हम ये मान सकते हैं कि एनडीए सरकार का यह तीसरा कार्यकाल मोदी जी के लिए उनके विकसित भारत के सपने को साकार करने का पूरा अवसर निश्चित रूप से जरूर देगा। दोस्तों, मोदी सरकार के पहले 10 साल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य देश की अर्थव्यवस्था में उन्होंने किए सुधार का है। अपने पहले 5 सालों में मोदी जी अर्थव्यवस्था के दोषों को हटाने में सफल रहे। नोटबंदी, जीएसटी को लागू करना और सरकारी बैंकों में कठोरता से एनपीए प्रोविजन जारी करके सरकारी बैंकों के आर्थिक स्थिति की सच्चाई को सामने लाना, इसमें वो पूरे तरह से यशस्वी रहे हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में सरकारी बैंकों का आपसी विलीनीकरण, सरकारी बैंकों का आर्थिक पुनर्भरण और इंसॉल्वेंसी कोड यानी आईबीसी के माध्यम से दिवालिया कंपनियों से कर्ज वसूली करके उन्होंने देश की बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। कोरोना लॉकडाउन के कारण उनको वित्तीय घाटे में काम चलाना पड़ा था, मगर आर्थिक वर्ष 2021 में उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पुनरुज्जीवित करके दिखाया है और उसी समय वित्तीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट कम करने का समयबद्ध उद्दिष्ट उन्होंने घोषित किया था और वित्त वर्ष 2024-25 की बजट में वित्तीय घाटा 4.9 पर और 2025-26 में 4.5% पर लाने का उनका निश्चय उन्होंने घोषित किया है। दोस्तों, इन सब बातों का बड़ा महत्व अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने में है। वैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था को इन सब मुद्दों पर परखा जाता है। मोदी सरकार ने गए 10 साल के अपने हर बजट में वित्तीय घाटे पर नियंत्रण रखा, इकोनॉमिक डिसिप्लिन, फिस्कल डिसिप्लिन कायम रखी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छे रेटिंग मिलना शुरू हुआ था। मॉर्गन स्टैनले के इमर्जिंग मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में भारत सरकार के बॉन्ड का समावेशन इसी साल इसी कारण से हुआ है
अब दुनिया भर के निवेशक भारत सरकार की बॉन्ड में विदेशी मुद्रा में निवेश कर रहे हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय निवेश भारत में बड़ी मात्रा में आना शुरू हुआ है। तो इस बजट में सरकारी खर्चों पर नियंत्रण रखकर वित्तीय घाटा कम करने का किया हुआ प्रयास, यह इस बजट की दूसरी सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, इस बजट का एक बोल्ड स्टेप सोने, चांदी और प्लैटिनम के इंपोर्ट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को बड़ी मात्रा में घटाने का है। गोल्ड के ऊपर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से सीधा 5% कर दी गई है और उस ड्यूटी पर लगने वाला एग्री सेस सीधा 1% किया गया है। सोने की इंपोर्ट इससे सीधी प्रति केजी 5,90,000 से सस्ती हो जाएगी। इस निर्णय के पीछे के वास्तव बहुत कम लोगों को मालूम है। गए कई वर्षों से भारत सोना, चांदी और प्लैटिनम से बनाए ज्वेलरी का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। इसी कारण भारत में ज्वेलरी मेकिंग एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। भारत में इन तीनों मेटल का उत्पादन कम है, तो भारतीय मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए ये तीनों मेटल इंपोर्ट किए जाते हैं। ज़्यादा कस्टम ड्यूटी के कारण भारत के दक्षिण स्थित राज्य, खासकर केरला और तमिलनाडु में सोने चांदी का स्मगलिंग गए कई साल से बहुत बड़े पैमाने में चल रहा था। आपने देखा रहेगा, गए कई सालों में केरल और तमिलनाडु स्थित मलबार ज्वेलर्स, जोया आलुकास, अरेबियन गोल्ड एंड डायमंड्स, जोस्को ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स, नक्षत्रा ज्वेलर्स, ये कंपनियां पूरे भारत में अपना जोर शोर से विस्तार कर रहे थे। इसका बड़ा कारण बताया जाता है कि इन सब को स्मगल किया हुआ सोना और चांदी बहुत सस्ते में मिलती थी। तो इसके लिए मोदी जी ने पहले दुबई का विकल्प तैयार किया। गुजरात की गिफ्ट सिटी में गए साल में उन्होंने भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ओपनिंग किया। अभी इस अवैध इंपोर्ट को रुकाने के लिए मोदी सरकार ने कस्टम ड्यूटी को कम किया है। अब ज्वेलरी मेकिंग क्षेत्र में भारत के सभी जगह पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो जाएगा। भारत के सभी राज्यों के ज्वेलर्स इन साउथ इंडियन कंपनियों से मुकाबला करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इस बजट का यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। दोस्तों, मोदी जी हमेशा 50 साल आगे की सोच रख के अपने सभी निर्णय लेते हैं। अपने पहले कार्यकाल से उन्होंने भारत की बढ़ती एनर्जी डिमांड और इस डिमांड को पर्यावरण पूरक ग्रीन एनर्जी से पूरा करने का विस्तृत नियोजन किया है। इसी के चलते सोलर एनर्जी के उत्पादन में आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा उत्पादक देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस मोदी जी के अगुवाई में बना हुआ भारत में स्थित पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस बजट में मोदी जी ने एनर्जी सिक्योरिटी और रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में अगले पड़ाव के महत्वपूर्ण पहलुओं की शुरुआत की है। इसमें से पहला कदम है भारत स्मॉल रिएक्टर यानी कि BSR विकसित करने की योजना, जिसका इस बजट में जिक्र किया गया है। यह भारत की न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी में लाया हुआ बड़ा बदलाव है। कांग्रेस शासन में बने एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के कारण न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में गैर सरकारी हस्तक्षेप पर बैन था और न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन के लिए सिर्फ बड़े बड़े सरकारी प्लांट डाले जाते थे। मोदी जी ने कुछ साल पहले से 220 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर PHWR टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग शुरू किया था। अभी फिलहाल इस प्रकार के 16 यूनिट अपने देश में कार्यरत है। इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से सफल करने के लिए अभी प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जाएगा। दूर दराज के इलाकों में इस टेक्नोलॉजी की सहायता से सस्ती बिजली दी जाएगी। इसी के साथ में ग्रीन एनर्जी अभियान में 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली देने वाली प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, सोलर पावर उत्पादन के लिए दिया हुआ अनुदान, लिथियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी माफ किया, रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ मोदी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पंप स्टोरेज पॉलिसी का ऐलान इस बजट में किया। इस पॉलिसी के तहत
एक्स्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर की जाएगी और पीक डिमांड के समय में ग्रिड में उपलब्ध किया जाएगा। इससे इन सब पहलुओं से एनर्जी सिक्योरिटी का अपना वादा मोदी सरकार पूरा करना चाहती है। इसके साथ ही उजाला स्कीम के तहत बड़ी संख्या में एलईडी बल्ब, ट्यूब और फैन घरेलू उपभोक्ताओं को और स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम में 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट के लिए इस बजट में बड़ा प्रोविजन किया गया है। यह भी इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है। देश के सभी शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए मोदी सरकार ने बायोमास को कॉम्प्रेस्ड बायोगैस सीबीजी में कन्वर्ट करने के लिए और बायोगैस का नेचुरल गैस के साथ ब्लेंडिंग करने के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता देने की घोषणा इस बजट में की है। मोदी जी ने दिया हुआ नेट जीरो बाय 2070 का नारा सफल करने की दिशा में मोदी सरकार ने लिए ये सभी कदम देश की भविष्य के लिए बहुत बड़े महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, इस बजट में युवा, महिला, किसान और अन्य वर्गों के विकास के लिए जो प्रस्ताव रखे गए हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, मगर उसकी चर्चा हम स्वतंत्र वीडियो में जरूर करेंगे। इस वीडियो में मैं यहीं रुकता हूँ। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजिए। जय हिंद, जय सिया राम।